अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, हमने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था फाशिज़्म को, और उसके अंदर हमने मसलूनी को देखा था कि किस तरीके से मसलूनी और हिटलर ने इस फाशिज़्म जो आइडियोलॉजी थी इसको एक्सप्लॉइट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, और वर्ल्ड वार टू के अंदर ये इंटर हो गया। और उसके बाद जिस तरीके से कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, सॉरी, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म ये सारी एक साइड पे थे, एक साइड पे फाशिज़्म थी। फाशिज़्म में हिटलर और मसलूनी ज़्यादातर ये पावर्स थी। तो इनकी जब जंग हुई तो अल्टीमेटली जो एलाइड पावर्स थी वो जीत गई, और फर्दर फिर कोल्ड वार का हिस्सा इरा आ जाता है। तो ये फाशिज्म क्यों इमर्ज हुई, तो इसमें हमने ये देखा था सबसे पहले कि लिबरलिज्म फेल हो रहा था, जिसकी वजह से एक स्पेस मिल गई फाशिज्म को इमर्ज होने की। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो करेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे फाशिज्म के, वो क्या हैं। उसके अलावा फैक्टर्स जिनकी वजह से, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फाशिज्म जो थी वो राइज हुई। बाकी हमने इसका इंट्रोडक्शन जो था और मसनूनी के बारे में वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो ज़्यादातर जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ जाते हैं, या ओवरऑल फाशिज्म के बारे में कंप्लीट लिखना होता है तो उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन मसनूनी के बारे में लिख दें, करेक्टर्स लिख दें फाशिज्म के, उसके अलावा अपने फैक्टर्स लिख दें, फेलियर्स लिख दें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, आप जो थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन जब लिखते हैं तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली बन जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी खसूसियात फाशिज्म की, तो इसमें सबसे पहले हार्श कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी। आपको पता है, जिस तरह हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर देखा था किस तरीके से मसरोनी और हिटलर ने ज़्यादा से ज़्यादा हार्श कंट्रोल किया। उसके अलावा जी गवर्नमेंट लीडर टर्न इनटू डिक्टेटर, ये वही हाल था जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ साहब थे, ज़िया थे, अयूब खान साहब थे। सिमिलरली जर्मनी के अंदर हिटलर था और इटली के अंदर मसरोनी था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ ड्रीम अंडर द फासिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन कर देते हैं। ज़्यादातर इनके खिलाफ कोई भी बोले तो ये उसको उठा लेते हैं। उसके अलावा जी अपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया जाता है, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया जाता है, इलेक्शंस नहीं होते क्योंकि सुप्रीम लीडर एक ही होता है। उसके अलावा जी अपोज डेमोक्रेसी, जो फाशिस्ट गवर्नमेंट थी या जो इटली के अंदर या जर्मनी के अंदर जो इस टाइम हिटलर या मसोनी के दौर में डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता था, वो लिबरलिज्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। खासतौर पर जो जर्मन थे वो कम्युनिज्म, वो रशिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ये हम वर्ल्ड वार टू के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी ने इवन के रशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किए करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने 1941 के अंदर उसके ऊपर भी हमला कर दिया। ठीक है, तो ये जो फाशिज्म और कम्युनिज्म, मतलब कि जो जर्मन्स थे वो रशियंस के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाशिज्म में यूटिलाइजेशन ऑफ इंटीमेशन एंड टेरर, दोनों ने, उधर से हिटलर ने भी और इधर से मसनूनी ने भी, वो जो टेरर और इंटीमिटेशन, मतलब कि उन्होंने एक खतरनाक किस्म का जो रूल किया, मतलब कि लोगों को डरा धमका के वो लोगों के ऊपर हुकूमत किया करते थे। ठीक है, रैम्पांट जो है सेक्सिज्म थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको सोल्जर्स मिले जंगों में लड़ने के लिए। उसके अलावा जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जाती थी। ठीक है, डाइवोर्स, अबॉर्शन, होमोसेक्सुअलिटी वाज सप्रेस्ड। क्यों? उसकी रीज़न यही थी कि अगर फॉर एग्जांपल डाइवोर्सेस ज़्यादा होंगी, अबॉर्शन ज़्यादा होंगे तो बच्चे कम पैदा होंगे, तो ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की जाती थी इस लिहाज से अगर आप देखें तो। मोर पॉपुलेशंस, मोर सोल्जर्स, मोर वर्कर्स, ये उनकी उस समय की जो आइडियोलॉजी थी। अच्छा, ह्यूमन राइट्स जो हैं कैन बी इग्नोर्ड आउट ऑफ द नीड्स, कि जब ज़रूरत होगी तो हम ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया जा सकता है। ये अंडर द फाशिज्म, ये एक उनकी करेक्टरिस्टिक्स में था। उसके बाद ये अप्रूव टॉर्चर, एग्जीक्यूशन, असैसिनेशन एंड इनकार्सिनेशन ऑफ प्रिजनर्स। जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस आ गई तो उसके अंदर ये सारा कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि फैक्टर्स क्या थे, राइज क्यों हुआ, ऐसे क्या रीजन थी कि ये इटली के अंदर या जर्मनी के अंदर ये फाशिज्म को, इसका राइज क्यों हुआ। तो उसकी एक रीजन थी इकोनॉमिक फैक्टर, वीक इकोनॉमी थी, मैस अनएम्प्लॉयमेंट थी। मैस अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, कास्ट राइज ऑफ फाशिज्म। मतलब कि जब आपकी इकोनॉमी, अगर फॉर एग्जांपल अब इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक है, तो अब क्या हो रहा है, इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अब ये जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये वो सारे स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इस टाइम अवाम खुद चाहती है।
ठीक है, सिमिलर वाज द केस उस टाइम के जो इकोनॉमी इटली की जो थी या जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो एक तबका था ना जो कि स्टेट की जो ऑलरेडी स्टेट्स चल रही थी या ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो पावर्स होती हैं उनके जो आपके साथ रिलेशंस होते हैं वो भी काफ़ी एक रोल प्ले करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब आईएमएफ बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के अंदर महंगाई का। तो अब सारी जो अवाम है वो आईएमएफ के खिलाफ है। सिमिलरली उस टाइम जो महंगाई हुई थी या उस टाइम जो उनके हाँ जो इकोनॉमी के क्राइसिस थे वो सिर्फ लोकल नहीं थे, वो इंटरनेशनल थे। क्यों? रीजन क्या थी? इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 या 1930s के अंदर यूएस के अंदर आया था, उसकी वजह से ओवरऑल पूरा रीजन जो था वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनके ऊपर भी। और जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जो खास तौर पे जर्मन रेस थी वो तो वैसे ही रशियंस के या ओवरऑल खिलाफ थे। इटली जो था वो एलाइड पावर्स के खिलाफ इस वजह से भी हो चुका था कि उसको जो प्रॉमिस किया गया था कि जब हम जंग जीत जाएंगे तो हम आपको ये चीज़ें देंगे, ये चीज़ें देंगे। वो जो प्रोमिस थे वो पूरे नहीं किए गए थे, वो जो वादे थे वो वफा ना किए गए, जिसकी वजह से जो लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स थे वो अलाइड पावर्स के खिलाफ उभरते गए। ठीक है, वीक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, वहाँ पर गवर्नमेंट भी बहुत वीक थी, जिनकी वजह से जो फाशिज्म था या जो मसनूनी था उसने इस तरह के स्लोगन्स को इस्तेमाल करते हुए उसने लोगों को अपने साथ मिलाया एंड वो एक पावर बन गया। सिमिलरली जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स अगर आप देखें तो राइज ऑफ कम्युनिज्म इन सोवियत यूनियन, फेयर ऑफ कम्युनिज्म इन जर्मनी, जर्मनी वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म। सिमिलरली अब जो जर्मनी के अंदर फाशिज्म का राइज इस वजह से आया क्योंकि कम्युनिज्म इंक्रीज हो रहा था इन रशिया। तो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो तो रशिया के या उस टाइम जो था वो सोवियत यूनियन था उसके वैसे खिलाफ था। तो इस वजह से उनके अंदर जो एक आइडियोलॉजिकली भी जो एक नई आइडियोलॉजी ने ये जन्म लिया। सिमिलरली अगर हम देखें तो रिलीजियस कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। जिस तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब यूज़ करते हैं या पाकिस्तान के अंदर टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूज़ करते हैं, तो वो भी रिलीजन कार्ड को बहुत ज़्यादा वो जिस तरीके से रियासत मदीना की बात करते हैं या इधर टीएलपी है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को चाहे फॉलो करें ना करें लेकिन वो उनकी जो तालीमात हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको एक्सप्लॉइट करें और अपने जो पॉलिटिकल गेन्स होते हैं उनको वो फुलफिल करते हैं। सिमिलर वाज द केस कि जब इटली के अंदर मसनूनी आया तो उसने रिलीजन को यूज़ किया ताकि लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मैनिपुलेट किया जाए। ठीक है, सिमिलर वाज द केस रशिया के अंदर भी इसी तरह किया गया था कि जब जार की हुकूमत थी और रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था उस वक्त भी रेवोल्यूशन से पहले ये एक रेवोल्यूशन की एक काज थी। ये शायद मैंने आपके रशियन रेवोल्यूशन वाले उसके अंदर बताया भी था कि वहां पर रिलीजन को यूज किया जाता था। उसके बाद ये अगर इकोनॉमिक देखा जाए तो जितने भी उस टाइम जी पावर्स थी खास तौर पे जिस तरह जर्मनी था या इटली था वो ये चाहते थे कि हमारी जो इकोनॉमी हो वो अपनी हो। जिस तरीके से आजकल का नॉर्थ कोरिया है वो चाहता है कि मैं सारा कुछ खुद बनाऊं और खुद खाऊं, मुझे किसी से कुछ लेना ना पड़े। लेकिन ये क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है तो यहाँ पर आजकल के दौर में तो इस तरह बिल्कुल ही एक इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन उस टाइम इटली ये कोशिश कर रहा था। पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड इंटरवेंशंस वर फॉलोड इन इटली। इकोनॉमी के अंदर क्योंकि जो लिबरलिज्म का कंसेप्ट था कि वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होनी चाहिए या एक लेज़र फेयर इकोनॉमी जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकती या इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इटली के अंदर उसको प्रोटेक्शनिज्म या इंटरवेंशन किया जाता था और स्टेट की इंटरप्राइजेस को सेव किया जाता था या उसकी जो पॉलिसीज थी वो बनाई जाती थी। इकोनॉमिक रियलिज्म वाज केस इन पॉइंट। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमी थी उसको एक यूज़ किया जाता था एज ए टूल टू अंडरमाइन दी अदर पावर्स। उसके बाद ये अटेम्प्ट टू लॉस ग्लोरी, जिस तरह अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी को शिकस्त हुई थी तो हिटलर इसी बेस पे ही आया था कि हम वो जो पुराने वाला जर्मनी था या वो एक जो हम एक पावर थे हमने वो दोबारा बनना है। सिमिलरली इटली भी एक एम्पायर था तो वो भी ये चाहता था कि हम एक अपनी वो जो लॉस ग्लोरी है उसको हम दोबारा रिवाइव करें। तो ये भी एक रीजन थी राइज ऑफ फाशिज्म की।
उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो मैस मीडिया को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। नो वन कुड टॉक अगेंस्ट द स्टेट, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अथॉरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट था, बैन किया जाता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। उसके अलावा मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता था। ओवरा वाज अ सीक्रेट पुलिस टू साइलेंट दोज हु गो अगेंस्ट द स्टेट्स नैरेटिव, ये मसलोनी के अंदर हुआ करती थी, ठीक है। निसार तेरे, ये पाकिस्तान के अंदर भी ये एक उन्होंने हबीब जालिब का शेर था शायद, जब जिया के दौर में उन्होंने ये लिखा था, निसार तेरी शान पे ए मेरे वतन चली है जिसमें फिजाना कोई सर उठा के चले। वैसे आजकल के दौर में पाकिस्तान के अंदर भी वही चल रहा है कि ज़्यादातर जो भी लोग अगर फॉर एग्जांपल कुछ बोलता है स्टेट के अगेंस्ट या कोई भी अपनी खास तौर पे, अब तो राय देना भी फजूल हो चुका है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप स्टेट के अगेंस्ट या जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसके अगेंस्ट जाते हैं तो आपको उठा लिया जाता है। तो अल्लाह ताला करे कि हमारा ये जो मुल्क है उसके अंदर भी इस तरह के जो सिचुएशन है इनसे हम आज़ाद हो जाएं। अल्लाह ताला अपने रहम करम का मामला फरमाए। ओके जी, अब अगर हम थियोरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें तो अगेन ये जो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर भी अगर देखें तो नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। किस तरीके से अगर हम रियलिज्म की जो थ्योरी है वो यहाँ पर लगाना चाहें फाशिज्म के अंदर, तो क्या होगा, इटली ने 19 जो पहली जंग थी वो एलाइड पावर्स के साथ लड़ी थी और जर्मनी के खिलाफ थी, जबकि जो दूसरी पावर थी या जब दूसरी जंग थी, दूसरी जंग अजीम, तो वो उसने जर्मनी के साथ मिलके एलाइड पावर्स के अगेंस्ट लड़ी थी। तो क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या था कि वर्ल्ड वार वन में जर्मनी और वो एक दूसरे के खिलाफ थे, और जब दूसरी जंग हुई तो वो दोनों साथ थे। ये थे नेशनल इंटरेस्ट, और जो कि रियलिज्म का कंसेप्ट है कि दुनिया के अंदर कोई भी दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट हैं जिनकी बेस पे सारे दोस्त होते हैं और दुश्मन होते हैं। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जो वाशिंगटन पोस्ट ने अभी वो किया था, रिलीज की थी एक डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हिना रब्बानी खान साहिबा, वो बता रही हैं कि हमें अब वी हैव टू वॉक अवे फ्रॉम द चॉइसेस ऑफ ग्रेट पावर्स, हमें दोनों के साथ मिलकर चलना चाहिए। ये अभी इसके ऊपर हमारी स्टेट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही यूएस की तरफ से कोई आया, लेकिन ये सिर्फ एक मीडिया आउटलेट का ही एक की रिपोर्ट थी। तो करने के बाद अब उसकी बात मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अब पाकिस्तान को भी ये रियलाइज होने लग गया है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और जितना जल्दी पाकिस्तान इस बात को समझ जाए ये इसके हक में बेहतर है, बिकॉज पड़ोसी मुल्क ने ये काफ़ी अरसा पहले समझ लिया था, और आज वो दुनिया की पहली, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर की पावर्स में से एक पावर बन चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के भी बाशिंदों को कुछ समझने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टिविज्म अगर हम देखें तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड्स ऑफ जर्मन पीपल दैट जर्मन इज अ सुपीरियर रेस, इसको भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो लॉस ग्लोरी वाला जो कंसेप्ट था, या जो वो एक कंस्ट्रक्ट जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया इन द माइंड्स ऑफ द पीपल टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द एम्पायर्स, इटली जो इटालियन एम्पायर थी, या अगर जर्मन एम्पायर की बात करते हैं तो ये था हमारा फाशिज्म, जिसके अंदर हमने ये देखा, पहले हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने फाशिज्म के बारे में देखा था और मसलूनी को देखा था। इसके अंदर आज का जो लेक्चर था इसके अंदर हमने देखा है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके अलावा हमने फैक्टर्स देखे जिनकी बेस पे फाशिज्म राइज हुआ, और फिर उसके बाद हमने उसकी थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखी, ठीक है। और इसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो आप देख लें कि किस तरीके से जर्मनी के अंदर एक जो वार वाला सिनेरियो था वो जनरेट हुआ, उन्होंने मिलिट्री एडवेंचर्स किए, सिमिलरली इटली ने भी किए। अंत क्या हुआ कि वर्ल्ड वार टू में चले गए, और दुनिया का बहुत ज़्यादा, दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई, और फाइनली क्या हुआ जी कि उधर से हिटलर मारा गया, और इधर से, सॉरी, हिटलर ने खुदकुशी की, और इधर से मस्लोनी मारा गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर दोनों कंट्रीज के अंदर सिविल वार स्टार्ट हुई हैं। जर्मनी को तो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े थे कंसिक्वेंसेस। सिमिलरली इटली के अंदर फिर सिविल वार रही 1948 के अंदर, तकरीबन जाके इनके यहाँ पर इलेक्शन हुए और पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो यूरोप इस टाइम डेवलप्ड नज़र आता है, इसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है। तो कोई भी नेशन ऐसे नहीं बन जाती, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो पाकिस्तान को अभी सिर्फ 75 ईयर्स हुए हैं, होपफुली इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी नेशन लड़ के, झगड़ के, एक दूसरे को मार मूर के, कुछ ना कुछ इस तरीके से एक फेज से गुजरेगी, फिर ही ये एक नेशन बनेगी। दुआ गो हैं जी कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि हम एक नेशन बन सकें। ये था हमारा आज का लेक्चर, और आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि मेरे इस चैनल के ऊपर तकरीबन
370 प्लस 5 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें आईआर के तकरीबन मैं पेपर 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट कुछ एक दो टॉपिक रहते होंगे। आईआर का पेपर 2 मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा। उसके अलावा जो इंग्लिश ऐसे की सीरीज़ है वो कंप्लीट हुई पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश ऐसे की तकरीबन 40 से 50 आउटलाइंस में बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स हर मंथ के जो बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको मिलेंगे। सो स्टे ट्यून रहे हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तब कीजिएगा अगर ये आपको बेनिफिशियल लगे तो, और अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो इसे ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो स्टे ट्यून जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।